गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए पार्ट सेकंड के संसाधन भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। और इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, संसाधन प्रदेशों के सीमांकन के लिए उचित आधार बताइए तथा विश्व को प्रमुख संसाधन प्रदेश में वर्गीकृत कीजिए। और इस तरीके से परीक्षण प्रश्न आता है तो हम किस तरीके से जवाब देंगे, उसी के इर्द गिर्द ये व्याख्यान केंद्रित है। तुम शुरू करते हैं। आइए। पृथ्वी तल पर ऐसा एक समान विस्तृत प्रदेश जिसमें किसी एक प्रमुख संसाधन द्वारा उस समस्त प्रदेश की प्राय एकरूपता और विशेषता प्रकट हो अथवा विभिन्न संसाधन के मिश्रित स्वरूप से एकरूपता और समानता रखने वाला प्रदेश संसाधन प्रदेश कहलाता है। होमोजेनियस रीजन्स जो होता है वो संसाधन प्रदेश कहलाता है। दूसरे शब्दों में मानव संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधनों की पारस्परिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित दृश्य भूमि की दृष्टि से एक विशिष्ट संगति अकॉर्डेंस रखने वाला समस्त क्षेत्र संसाधन प्रदेश कहलाता है। इन दोनों बातों से स्पष्ट हो चुका होगा कि हम एक संसाधन प्रदेश किसे कहते हैं। संसाधन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक के मानवीय के दोनों के मिले जुले तत्वों के द्वारा एक विशिष्ट भूदृश्य विकसित होता है जो एक समानता लिए हुए रहता है किसी भी एक दृष्टि से, उसे हम संसाधन प्रदेश कहते हैं। आगे हम बात करते हैं संसार के संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्या आधार है। संसार को संसाधन प्रदेशों में वर्गीकृत करने के लिए सामान्यकरण की दृष्टि से हर्बर्टसन द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक प्रदेशों को आधार माना जाता है। संसाधन प्रदेशों के सीमांकन में प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण के तत्व सम्मिलित रहते हैं और इनका प्रभाव रहता है। प्राकृतिक वातावरण के आधार तत्व हैं, इनमें हैं प्रदेश की ग्लोबल स्थिति, क्लाइमेट की दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वनस्पति की दशाएं, वेजिटेशंस, मृदा की दशाएं, सॉइल्स, खनिज संसाधन की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, शक्ति संसाधन की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज। सेकंड है मानव वातावरण के आधार तत्व। इसमें पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जनसंख्या की विशेषताएं, सोशल इकोलॉजी, मानव संस्कृति और सामाजिक पारिस्थितिकी, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी कंडीशन, तकनीकी दक्षता के विकास की दशा, आर्थिक विकास एवं संसाधन उपयोग की अवस्थाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं यूज ऑफ रिसोर्सेज की कंडीशंस, भविष्य में प्रदेश के संसाधन विकास की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। इन तत्वों के आधार पर संसार को अग्रलिखित संसाधन विकास प्रदेशों में रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरीके से बांटा गया है इनको। पहला जो ग्रुप है इसमें वो है संसाधन विकास की सीमित संभावना के प्रदेश आते हैं इसके अंतर्गत। रीजन्स ऑफ लिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें पहला प्रदेश है ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। ये दो ऐसे प्रदेश है जहाँ पे विकास की संभावनाएं बहुत कम है या सीमित है। सेकंड में आती है संसाधन के अल्प विकास के प्रदेश। इसमें आता है मध्य अक्षांशीय वन, मिड लैटिट्यूडिनल फॉरेस्ट रीजन। चौथा है उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज। पांचवा घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। और छठा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे संसाधन के अल्प विकास की संभावनाएं ज़्यादा है। ये अल्प विकास हम डेवलपिंग भी कह सकते हैं।
तीसरे ग्रुप में आते हैं संसाधन उच्च विकास के प्रदेश, रीजन्स ऑफ हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इसमें है उच्च स्तरीय विकास प्रदेश, जिसमें आता है वृत्त निर्माण उद्योग के प्रदेश, भूमध्य सागरीय फलोत्पादक प्रदेश, एशियाई प्रगतिशील विकास के प्रदेश। इस तरीके से 9 संसाधन प्रदेश है, और इसको हम इस नक्शे के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, जिसमें दिखा रखा है ध्रुवीय क्षेत्र जो कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर है, उष्ण मस्तलीय क्षेत्र जिसमें अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, अरब थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी सोनारन का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में महान डेजर्ट, दक्षिण अफ्रीका में भी मरुस्थल है। तीसरा है मध्य अक्षांशीय वन, जो कि इसमें दिख रहे हैं अपने को, मध्य अक्षांश में है ये वन। चौथा उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल वन है, अमेजन है, कांगो बेसिन है, और इंडोनेशिया, मलेशिया उत्तर देशों में है। पांचवा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना, कैंपस। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसमें स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड्स, डाउन्स आदि हैं। वृत्त निर्माण के प्रदेश, जिसमें आप उत्तरी अमेरिका में ब्लैक जो रीजन ब्लैक छायांकन है उससे आप स्पष्ट देख सकते हैं। न्यूयॉर्क है, शिकागो है। इसी तरीके से यूरोप का पश्चिमी तटीय प्रदेश या यूरोप का अधिकांश भाग इसमें आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र, और एशियाई प्रगतिशील विकास प्रदेश। इस तरीके से हम विश्व को संसाधन प्रदेश में बांटते हैं। हम एक संसाधन प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसमें है ध्रुवीय क्षेत्र, तो ये सीमित विकास वाले क्षेत्र प्रदेश है। इसकी स्थिति देखिए, इस क्षेत्र के गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव तक है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इस ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक क्षेत्र, कनाडा का अधिकांश उत्तरी भाग, पूर्व सोवियत संघ के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड तथा यूरोप में लैपलैंड स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो दोनों ध्रुवों पर ये इनका विस्तार है। प्राकृतिक वातावरण के बारे में बात करते हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत हिमीय जलवायु की प्रमुखता है। टुंड्रा प्रदेशों में ध्रुव के समीप सदैव तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तथा ये क्षेत्र सारे वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहते हैं, परंतु ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर को तापमान बढ़ता जाता है तथा 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु केवल 2 माह की होती है, जिसमें तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। टुंड्रा क्षेत्रों में केवल लाइकेन, मोस तथा छोटी झाड़ियाँ, अल्डर, बर्च, बिल, क्रोबेरी, बिलबेरी आदि वनस्पति पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की छोटी अवधि में आर्कटिक वृत्त के समीपवर्ती भाग में विविध रंग के फूल भी उगाते हैं। यहाँ वर्षा बर्फ के रूप में होती है, जिसकी औसत वार्षिक मात्रा लगभग 30 सेंटीमीटर है। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होने से धरातल आर्द्र रहता है तथा असंख्य झीलों और दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिससे यहाँ अंतःस्थलीय अपतंत्र इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम निर्मित हो गया है। अंटार्कटिका में सर्वत्र हिमनद मिलते हैं तथा बर्फ की तेज आंधियाँ चलती रहती है। इस तरीके से यहाँ का वातावरण है। आगे हम बात करते हैं मानवीय वातावरण के बारे में। मानव निवास के लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के कारण अंटार्कटिका लगभग मानव रहित है। टुंड्रा में कुछ अनुकूल क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 1 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः निर्जन है। यहाँ केवल कुछ देशों के अन्वेषणकर्ता, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के
दल हैं जो ऊपरी बर्फ की सतह के नीचे गुफाएं बनाकर रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में मानव ने जीवन यापन के लिए आखेट तथा मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। इसके अलावा रेंडियर का पालन और पशुचारण भी इस क्षेत्र के मानव वर्गों के मुख्य व्यवसाय हैं। कनाडा व ग्रीनलैंड के कुछ भागों में एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं जो सील मछली के आखेट पर जीवन निर्वाह करते हैं। यूरोप तथा पूर्व सोवियत संघ के उत्तरी भागों में लैप्स, तुंग, चुकची, सैमर्स जनजाति के लोग रहते हैं जो रेंडियर का शिकार तथा इसका पालन करते हैं। ये शीत ऋतु में दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर प्रवासित होते रहते हैं। क्योंकि शीत ऋतु में दक्षिण की ओर इसलिए प्रवास करते हैं क्योंकि इधर थोड़ा तापमान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सहने लायक होता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर प्रवासित होते हैं क्योंकि ये मौलिक रूप से ठंडी जलवायु के जीव हैं। इन सब पर अब आधुनिक सभ्यता का धीमी गति से प्रभाव होने लगा है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के संसाधनों के बारे में। टुंड्रा प्रदेश या उत्तरी ध्रुव प्रदेश में जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु पाए जाते हैं। शाकाहारी स्थलीय जंतुओं में प्रमुख मस्क, ऑक्स, कैरिबो, रेंडियर, खरगोश तथा मांसाहारी में ध्रुवीय भालू, लोमड़ी प्रमुख है। समुद्र के ठंडे पानी में प्लैंकटन की अधिकता से यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं जिनमें सील तथा वालरस मुख्य हैं। ये कुछ समय तक स्थल पर ही रह सकते हैं। अंटार्कटिका में स्थल पर रहने वाले जंतु नहीं होते, यहाँ केवल सील मछली तथा पेंगुइन नामक पक्षी मिलते हैं। इस भाग में खनिजों की प्राप्ति के लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं। जो खनिज प्राप्त हुए हैं उनका विस्तृत औद्योगिक उपयोग अभी संभव नहीं हो सका है। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रदेश में कुछ खानों से खनिज उत्पादन संभव हो गया है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड से क्रायोलाइट, ग्रेट बियर लेक जो कि कनाडा में है वहाँ से यूरेनियम, लीना डेल्टा से कोयले तथा उत्तरी अलास्का से प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य है। इस प्रकार ये ध्रुवीय क्षेत्र मानव निवास तथा संसाधन की दृष्टि से अत्यंत सीमित के प्रदेश हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज इतना ही।